लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट लोड ले लिया। इक्विवेलेंट लोड क्या है, सिग्मा एन। इक्विवेलेंट नॉर्मल लोड हो गया एक तरह से ये, क्योंकि इसमें दोनों का इफेक्ट आ गया, नॉर्मल लोड का भी और शेयर लोड का भी, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एम ई मान लेते हैं। तो जिस तरह से एम के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं उसी तरह से एम ई के लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी एम ई अपॉन आई। देखिए मटेरियल तो वही है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, मतलब जो शाफ्ट है वो तो सेम ही है, उसकी डायमेंशन होगी वही है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, रेडियस वही रहेगी। चेंज क्या होगा, क्योंकि हमने सिग्मा की जगह अब इक्विवेलेंट लोड ले लिया है सिग्मा एन, सॉरी सिग्मा की जगह हमने इक्विवेलेंट स्ट्रेस ले लिया है सिग्मा एन, ठीक है। तो मोमेंट लेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए फ्लक्सर इक्वेशन ये हो जाएगी एम ई अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन आर, क्योंकि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट किसके कारण जनरेट होगा, सिग्मा एन के कारण, है ना। तो सिग्मा एन बराबर कितना हो गया, एम ई अपॉन आई इंटू आर। अब यहाँ पर सिग्मा एन की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये एम ई अपॉन आर, एम ई आर अपॉन आई, एम ई आर अपॉन आई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ रख दिया, देखो ये इसकी जगह हमने एम ई आर अपॉन आई रख दिया, और ये इक्वेशन आपकी ऐसी की ऐसी आ गई। आई अपॉन जेड पी लिखें या फिर आर अपॉन टू आई लिखें, है ना। ठीक है, कोई सी भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो आप या फिर ये लिख लो। तो हम ये ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो सिग्मा एन की वैल्यू मैंने रख दी एम ई आर अपॉन आई, यहाँ से ये रख दी, और ये राइट हैंड साइड हो गई आर अपॉन टू आई एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें आर अपॉन आर और आई से आर आई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा एम ई इज इक्वल टू हाफ एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। तो एम ई इज इक्वल टू हो गया हाफ एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कहता है कि अगर इस कंबाइन लोड के कारण सिग्मा और टो दोनों कंबाइनली लगाने के बजाय अगर हम सिर्फ नॉर्मल लोड ही लगाएं तो ये उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ देखिए एम इजिकल टू जाएगा हाफ एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हो गया। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन आप देखिए, अ सिंगल बेंडिंग मोमेंट that produces a maximum bending stress equal to the maximum stress due to combined bending moment। तो ये जो कंबाइन एम और टी के कारण जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, अगर सेम इफेक्ट आपको जनरेट करना है तो हमें बेंडिंग मोमेंट एम ई के बराबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप एम ई लगा लें, या तो हम एम ई लगा लें, या फिर एम और टी लगा लें एक साथ, है ना। तो या तो एम और टी एक साथ लगा लें हम, या फिर एम ई लगा लें, ठीक है। तो इस एम और टी का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एम ई जनरेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो इसी तरह से हम अब नेक्स्ट थ्योरी काम में लेते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो जिस तरह से मैंने सिंगल बेंडिंग मोमेंट निकाला है उसी तरह से मैं सिंगल ट्विस्टिंग मोमेंट भी निकाल सकता हूँ, कि मान लो मैं टी और एम दोनों नहीं लगाऊं और टी और एम की जगह एक सिंगल ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दूं जो सेम इफेक्ट जनरेट करे, तो वो होगा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। तो वो कैसे हो जाएगा, उसके लिए हम काम में लेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग टॉ मैक्सिमम की वैल्यू होती है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, ठीक है। तो ये होगी। अब सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम कहाँ से निकालेंगे, तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हमारे पास था प्लस माइनस, तो अगर आप प्लस लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा आ जाएगी, और अगर आप माइनस लेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने प्लस लिया है यहाँ पर, तो ये सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और अगर मैं माइनस लेता हूँ तो ये सिग्मा की मिनिमम वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये प्लस माइनस था, ठीक है। तो प्लस लेंगे तो मैक्सिमम आ गया, और माइनस लिया है तो मिनिमम आ गया, है ना।
ये देखिए यहाँ, ये तो ये वैल्यू मैक्सिमम और ये वैल्यू माइनस मिनिमम यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी दोनों वैल्यूज़। ये तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमें मिलेगा टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू r/2i√m² प्लस t²। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिक्स से सिंपल, तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और 2i इज इक्वल टू क्या होता है, j के बराबर, तो ये आ गया r/j√m² प्लस t², ठीक है। तो जिस तरह से हमने इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखी थी उसी तरह से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट की इक्वेशन भी लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए टॉर्शनल इक्वेशन हो जाएगी T/J बराबर टॉ मैक्सिमम अपॉन r। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट वो मोमेंट है जिससे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, और इसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए T/J इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन r। यहाँ भी हमने क्या काम में लिया है, यहाँ स्टूडेंट हमने काम में लिया है ट्विस्टिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्विस्टिंग फॉर्मूला हमारे पास ये था T/J बराबर टॉ/r। तो अगर यहाँ T इक्वलेंट हो गया तो यहाँ क्या हो गया, टॉ मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो यहाँ टॉ मैक्सिमम आ जाएगा T/r/J। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा, यहाँ रख दो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा T/r/J इज इक्वल टू r/j√m² प्लस t²। r/j से r/j कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा √m² प्लस t²। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। अब हम इस बीम में, जैसे मैंने ये बताया, इस बीम में मैं ये और ये इन दोनों को हटा दूं, ठीक है। ये तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है और ये ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की जगह अगर मैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट लगाना चाहूँ, ये वाला, मैंने इन दोनों को हटा दिया और इन दोनों की जगह के मैंने क्या लगा दिया, ट्विस्टिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट जनरेट कर रहा है उतना ही इफेक्ट ये जनरेट करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, ठीक है। कि अगर सिंगल टॉर्क में अप्लाई कर दूं मटेरियल पे तो ये उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा जितना कि ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट मिलकर कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, अ सिंगल टॉर्क अप्लाइड ऑन द शाफ्ट दैट प्रोड्यूसेस सेम मैक्सिमम shear stress in a shaft is produced by combining bending moment and twisting moment, ठीक है। तो दोनों कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जितना shear stress जनरेट हो रहा था उतना ही shear stress ये सिंगल टॉर्क जनरेट कर देगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट टॉर्क। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की क्वेश्चन क्या हो गई कि सिंगल बेंडिंग मोमेंट मैं किसी शाफ्ट पे अप्लाई कर दूं तो ये उतना ही नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा जितना कि दोनों ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट मिलकर कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह से इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट की वो वैल्यू है जो उतना ही shear स्ट्रेस जनरेट करेगा जितना कि दोनों T और M मिलकर कर रहे थे, ठीक है। तो ये सिंगल टॉर्क हो गया, ठीक है, जो उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा जितना कि दोनों T और M मिलकर कर रहे थे। या फिर हम कहें कि दोनों जो लोड हैं, ये दोनों जो लोड मिलके कर रहे थे, यूँ भी कह सकते हैं हम, ये भी हम कह सकते हैं कि T और P दोनों बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, ये दोनों मिलकर जितना इफेक्ट जनरेट कर रहे थे उतना इफेक्ट ये सिंगल टॉर्क जनरेट कर देगा, ठीक है। नाउ कम टू द मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड टॉर्शनल, बेंडिंग एंड एक्सियल लोडिंग। अब हमने तीनों ले लिए, एक तो ले लिया मैंने कंबाइंड टॉर्शनल, एक ले लिया मैंने बेंडिंग और एक ले लिया हमने एक्सियल। तो तीनों ले लिए। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, इसका डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए, ये तो एक्सियल लोड हो गया, ठीक है।
ये हो गया आपका बेंडिंग लोड और ये हो गया टॉर्क। तो यहाँ पर तीनों लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट लोड ले लिया। इक्विवेलेंट लोड क्या है, सिग्मा एन। इक्विवेलेंट नॉर्मल लोड हो गया एक तरह से ये, क्योंकि इसमें दोनों का इफेक्ट आ गया, नॉर्मल लोड का भी और शेयर लोड का भी, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एम ई मान लेते हैं। तो जिस तरह से एम के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं उसी तरह से एम ई के लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी एम ई अपॉन आई। देखिए मटेरियल तो वही है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, मतलब जो शाफ्ट है वो तो सेम ही है, उसकी डायमेंशन वो की वही है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, रेडियस वही रहेगी। चेंज क्या होगा, क्योंकि हमने सिग्मा की जगह अब इक्विवेलेंट लोड ले लिया है सिग्मा एन, सॉरी सिग्मा की जगह हमने इक्विवेलेंट स्ट्रेस ले लिया है सिग्मा एन, ठीक है। तो मोमेंट लेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए फ्लक्सर इक्वेशन ये हो जाएगी एम ई अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन आर, क्योंकि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट किसके कारण जनरेट होगा, सिग्मा एन के कारण, है ना। तो सिग्मा एन बराबर कितना हो गया, एम ई अपॉन आई इंटू आर। अब यहाँ पर सिग्मा एन की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये एम ई अपॉन आर, एम ई आर अपॉन आई, एम ई आर अपॉन आई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ रख दिया, देखो ये इसकी जगह हमने एम ई आर अपॉन आई रख दिया, और ये इक्वेशन आपकी ऐसी की ऐसी आ गई। आई अपॉन जेड पी लिखें या फिर आर अपॉन 2i लिखें, है ना। ठीक है, कोई सी भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो आप या फिर ये लिख लो। तो हम ये ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो सिग्मा एन की वैल्यू मैंने रख दी एम ई आर अपॉन आई, यहाँ से ये रख दी, और ये राइट हैंड साइड हो गई आर अपॉन 2i एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें आर अपॉन आर और आई से आर आई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा एम ई इज इक्वल टू हाफ एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। तो एम ई इज इक्वल टू हो गया हाफ एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कहता है कि अगर इस कंबाइंड लोड के कारण सिग्मा और टो दोनों कंबाइंडली लगाने के बजाय अगर हम सिर्फ नॉर्मल लोड ही लगाएं तो ये उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ देखिए एम ई इजिकल टू हो जाएगा हाफ एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हो गया। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन आप देखिए, अ सिंगल बेंडिंग मोमेंट that produces a maximum bending stress equal to the maximum stress due to combined bending moment। तो ये जो कंबाइंड एम और टी के कारण जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, अगर सेम इफेक्ट आपको जनरेट करना है तो हमें बेंडिंग मोमेंट एम ई के बराबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप एम ई लगा लें, या तो हम एम ई लगा लें, या फिर एम और टी लगा लें एक साथ, है ना। तो या तो एम और टी एक साथ लगा लें हम, या फिर एम ई लगा लें, ठीक है। तो इस एम और टी का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एम ई जनरेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो इसी तरह से हम अब नेक्स्ट थ्योरी काम में लेते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो जिस तरह से मैंने सिंगल बेंडिंग मोमेंट निकाला है, उसी तरह से मैं सिंगल ट्विस्टिंग मोमेंट भी निकाल सकता हूँ कि मान लो मैं टी और एम दोनों नहीं लगाऊं और टी और एम की जगह एक सिंगल ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दूं जो सेम इफेक्ट जनरेट करे, तो वो होगा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। तो वो कैसे हो जाएगा, उसके लिए हम काम में लेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग टॉ मैक्सिमम की वैल्यू होती है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, ठीक है। तो ये होगी। अब सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम कहाँ से निकालेंगे, तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हमारे पास था प्लस माइनस, तो अगर आप प्लस लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा आ जाएगी, और अगर आप माइनस लेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने प्लस लिया यहाँ पर, तो ये सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और अगर मैं माइनस लेता हूँ तो ये सिग्मा की मिनिमम वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये प्लस माइनस था, ठीक है। तो प्लस लेंगे तो मैक्सिमम आ गया,
और माइनस लिया है तो मिनिमम आ गया, है ना। ये देखिए ये, तो ये वैल्यू मैक्सिमम और ये वैल्यू माइनस मिनिमम यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी दोनों वैल्यूज़। ये तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमें मिलेगा टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू r/2i √m² प्लस t²। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिक्स से सिंपल, तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और 2i इज इक्वल टू क्या होता है, j के बराबर, तो ये आ गया r/j √m² प्लस t², ठीक है। तो जिस तरह से हमने इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखी थी उसी तरह से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट की इक्वेशन भी लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए टॉर्शनल इक्वेशन हो जाएगी T/J बराबर टॉ मैक्सिमम अपॉन r। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट वो मोमेंट है जिससे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, और इसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए T/J इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन r। यहाँ भी हमने क्या काम में लिया है, यहाँ स्टूडेंट हमने काम में लिया है ट्विस्टिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्विस्टिंग फॉर्मूला हमारे पास ये था T/J बराबर टॉ/r। तो अगर यहाँ T इक्वलेंट हो गया तो यहाँ क्या हो गया, टॉ मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो यहाँ टॉ मैक्सिमम आ जाएगा T/R/J। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा, यहाँ रख दो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा T/R/J इज इक्वल टू R/J √m² प्लस t²। R/J से R/J कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा √m² प्लस t²। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। अब हम इस बीम में, जैसे मैंने ये बताया, इस बीम में मैं ये और ये इन दोनों को हटा दूं, ठीक है। ये तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है और ये ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की जगह अगर मैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट लगाना चाहूँ, ये वाला, मैंने इन दोनों को हटा दिया और इन दोनों की जगह के मैंने क्या लगा दिया, ट्विस्टिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट जनरेट कर रहा है उतना ही इफेक्ट ये जनरेट करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, ठीक है। कि अगर सिंगल टॉर्क में अप्लाई कर दूं मटेरियल पे तो ये उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा जितना कि ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट मिलकर कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, अ सिंगल टॉर्क अप्लाइड ऑन द शाफ्ट दैट प्रोड्यूसेस सेम मैक्सिमम shear stress in a shaft is produced by combining bending moment and twisting moment, ठीक है। तो दोनों कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जितना शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा था उतना ही शेयर स्ट्रेस ये सिंगल टॉर्क जनरेट कर देगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट टॉर्क। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की क्वेश्चन क्या हो गई कि सिंगल बेंडिंग मोमेंट मैं किसी शाफ्ट पे अप्लाई कर दूं तो ये उतना ही नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा जितना कि दोनों ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट मिलकर कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह से इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट की वो वैल्यू है जो उतना ही शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा जितना कि दोनों T और M मिलकर कर रहे थे, ठीक है। तो ये सिंगल टॉर्क हो गया, ठीक है, जो उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा जितना कि दोनों T और M मिलकर कर रहे थे। या फिर हम कहें कि दोनों जो लोड हैं, ये दोनों जो लोड मिलके कर रहे थे, यूँ भी कह सकते हैं हम, ये भी हम कह सकते हैं कि T और P दोनों बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, ये दोनों मिलकर जितना इफेक्ट जनरेट कर रहे थे उतना इफेक्ट ये सिंगल टॉर्क जनरेट कर देगा, ठीक है।